हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बाइनोमियल थ्योरम की एक शॉर्ट क्विक रिवीजन की क्लास लेने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टोरियल एन के बारे में। तो टर्मिनोलॉजी है जितनी भी यूज हो रही हैं। तो फैक्टोरियल एन के बारे में सब लोग जानते होंगे। फार्मूला आप लिख सकते हैं एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाता है? 3, 2, 1। ये कब है? इफ एन इज नेचुरल नंबर। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आ जाए एन बराबर जीरो, तो क्या एन बराबर जीरो पर डिफाइन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और फैक्टोरियल जीरो की जो वैल्यू होती है वो वन होती है। हम कुछ चीजें याद रख सकते हैं जिनमें अगर हम बात करें, एन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसा भी लिख सकते हैं। और हम ये बोल सकते हैं कि जो एन है वो कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर नेचुरल नंबर से आता है तो एन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये दिमाग में चीज बिठा लीजिए कि कभी भी नेगेटिव में फैक्टोरियल नहीं होता है, डिफाइन ही नहीं है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक हमारा फार्मूला यूज होता है एनसीआर का, एनसीआर, जिसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है। और जब इसके बारे में हम देखते हैं तो इसमें वो क्या क्या देखने को मिलेगा कि जो एन है वो तो नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सही। आर जो है, आर क्या क्या हो सकता है? आर हो सकता है होल नंबर। ठीक है। और जो आर की वैल्यू होगी वो जीरो से लेके कहाँ तक होगी? एन तक। मतलब वो एन से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं लिख दूं कि आर ग्रेटर देन एन तो वो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एन के बराबर हो सकता है। ठीक है। तो इतनी चीज सीख चुके हैं हम लोग। और फिर हम लोग एनसीआर को जनरल लिख देते हैं एन और आर। ये नोटेशन आपने लिखा देखा होगा। तो अगर कभी इसमें और इसमें कंफ्यूज मत करना। ठीक है। फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। देखो, ये थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही आपको आता होगा। ठीक। फिर आती है प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? जैसे अगर मैं बात करूं, एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर। ये बहुत यूज होती है, इसको लिख सकते हैं आप। अगर मैं कहूं इफ एन सी एक्स बराबर एन सी वाई है। ठीक है। एन सी एक्स बराबर क्या है? एन सी वाई है। तो यहां पे क्या होगा? x बराबर y हम लिख सकते हैं। दूसरा, x प्लस वाई बराबर हमारा क्या होगा? n। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इसको हम यूज करेंगे कई बार। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है। अगर हम कहें हमारे पास है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो हम लिख सकते हैं एन प्लस वन सी आर। ठीक है। ये भी यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास है 9C5 प्लस 9C4, हम लिख सकते हैं कितना? 10C5। ठीक है। और ऐसा हम लिखने के बाद क्या करेंगे? इसका यूज कर लेंगे। ठीक है। जहां जहां पे ऐसा हमको दिखेगा। ठीक है। क्लियर है? इतना अगर हो गया है तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट फॉर्मूला अब देखते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा मिल जाए आपको, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ये भी कई बार यूज होता है। ठीक है। फिर अच्छा, कॉम्बिनेशन तुमने देख लिया।
कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में एक रिलेशन होता है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं NCR। ये बाइनोमियल में कम यूज होता है लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो इसको। फिर एक फार्मूला आता है, अभी तो सिर्फ मैं फार्मूलों पे चल रहा हूँ, 2-4 फार्मूले करने के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। NCR ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इसको मैं दूसरे कलर से लिखूँ तो क्या हो जाएगा, N/R इंटू N-1 ठीक है। इसको और भी लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो N-2 ठीक है। तो इस तरह से चलता चला जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N-1 N-2 डॉट डॉट N-R-1 अपॉन में R-1 R-2 कहाँ तक जाएगा, 2 1 लास्ट तक, ठीक है। अब हम लोग एक्सपेंशन की बात करेंगे तो जनरली हम लोग किसका एक्सपेंशन देखते हैं, x प्लस बाई की पावर n। जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आता है, NC0 x की पावर क्या N-0 इंटू बाई की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर N-1 बाई की पावर 1, और ये कहाँ तक जाता है, NC N-1 x की पावर n माइनस ऑफ y की पावर N-1 प्लस NC x की पावर N-n इंटू y की पावर n। सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमको क्या मिलता है, NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर N-1 और y की पावर 1 प्लस लास्ट का टर्म क्या मिलता है आपको, लास्ट का टर्म मिलता है NCn और हम लिख सकते हैं x की पावर 0 और y की पावर n, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे, समझेंगे इससे हम कि अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं हमको कितने टर्म मिलते हैं, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। तो इसमें टोटल टर्म कितने हैं, 3। टोटल टर्म कितने हैं, 3। कब आए, जब पावर 2 थी। अगर मैं बात करूं x की पावर x प्लस वाई की पावर n, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या आएगा, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे ना वो कितने होंगे, टोटल टर्म n+1, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि जो ये है पावर है इसकी n-1 की और ये y की पावर 1, मतलब x की पावर n-1 और y की पावर 1, तो ये दोनों को जब सम करेंगे ना हम तो कितना आएगा, n ही आएगा, ठीक है। फिर एक चीज और इसमें हमको देखने को मिलती है कि जो सबसे पहले और सबसे बाद में, ठीक है, इसको बोलते हैं सेम डिस्टेंस पे बिगिनिंग से और एंड से, तो वो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं हमारे, बराबर होते हैं। जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जैसे मैंने बात करूंगा किसकी, NC0 की बराबर होता है NCn के, क्लियर है कि नहीं। और ये आता कहाँ से है, अरे भाई यहीं से आएगा, NCr बराबर NCn-r। तो मैं कहूँ कि अगर NC9 है आपके पास, किसके बराबर होगा, NCn-9 के। tan C4 बराबर होगा किसके, tan10-4 के, जो कि कितना आएगा, tan C6। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जनरल टर्म जो हम बाइनोमियल थ्योरम में यूज करते हैं, किसका, एक्सपेंशन का, इसके पर बात करें जिसके बारे में अभी हम देख रहे थे, x प्लस वाई की पावर n है। तो इसका जो जनरल टर्म होगा
जनरल टर्म निकालते हैं, टी आर प्लस वन बराबर होता है एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू बाई की पावर आर। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आधे क्वेश्चन इसी फार्मूला से होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे जब भी आएगा। तो जनरल टर्म, अच्छा एक चीज़ और भी है, आप लोग सोचोगे कि आर प्लस वन ही हमने क्यों लिखा। हम जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते थे, ज्योमेट्री पढ़ते थे, उसमें जनरल टर्म टी एन टी टाइप का लेते थे, ए एन टाइप का लेते हैं। इसमें आर प्लस वन ही क्यों? इसमें आर प्लस वन इसलिए हम लेते हैं क्योंकि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो एन प्लस वन होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट टर्म होता है, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एन सी जीरो और एक्स की पावर एन और बाई की पावर जीरो। तुम देखो ध्यान से, अगर हम टी आर लिखेंगे, मान लो टी आर हमने लिखा, तो क्या आएगा, एन सी एक कम आर माइनस वन एक्स एन माइनस आर माइनस वन इंटू बाई की पावर आर माइनस वन। अब इससे तो आसान ये हो गया ना याद करना। ठीक है, तो इसमें जो आरथ टर्म होता है वो ये होता है, तो हम आरथ टर्म ना निकाल के आर प्लस बनथ टर्म निकालते हैं, जिसको देखने में थोड़ा सा क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, याद करना आसान होता है। बाकी आप इसको भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आप कहोगे कि हमको T5 निकालना है, तो T5 निकालोगे, तो T5 कैसे निकाल सकते हो, मान लो एक्सपेंशन आपके पास है वन प्लस एक्स की पावर सेवन, तो सेवन सी, अगर मैं सेकंड वाले फार्मूले का यूज करूं तो कैसे आएगा, सेवन सी फाइव माइनस वन इंटू एक्स की पावर सेवन माइनस फाइव माइनस वन इंटू फाइव माइनस वन। तो इतना सॉल्व ना करके हम डायरेक्ट लिख देंगे सेवन सी फोर इंटू एक्स की पावर सेवन माइनस फोर इंटू वाई की पावर फोर, जिसको हमें याद करने में आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर फोर है तो जो सेकंड टर्म होता है जिसको हमने बाई बोला, उसकी पावर कितनी होती है, वही होती है। ठीक है, और फर्स्ट जो टर्म होता है जिसको एक्स बोला, उसकी पावर एन माइनस आर होती है। तो आसान है याद करना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो कंफर्टेबल के हिसाब से। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक्सपेंशन में तो आपने लिखा ही है इसकी पावर एन को, लेकिन इसके कॉम्पैक्ट फॉर्म को कैसे लिखेंगे, आर बराबर जीरो से लेके एन एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। अब इसमें आर जीरो से क्यों रखा, क्योंकि सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला फार्मूला शायद हम लोग कर चुके हैं, जिसकी बात कर रहे हैं एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर क्या होता है, एन प्लस वन सी आर। ठीक है, अगर मैंने बोला, अगर एक चीज बताओ, मैंने कह दिया इसमें कि आपके पास कोई एक टर्म है, मैं जनरल टर्म पे आता हूँ, ये जनरल टर्म का फार्मूला। अगर मैं कह दूं कि कोई भी जो नया टर्म हम ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है एक्स से, तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि जो x है उसकी पावर जितनी भी होगी हम उसको क्या कर देंगे, जीरो। क्यों? क्योंकि किसी की पावर अगर हम जीरो करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। ठीक है, तो ये टर्म चला जाएगा, मतलब होगा ही नहीं। अगर हम जीरो कर देंगे तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर इसको हम वन करेंगे तो बाकी तो रहेगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि इससे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। जब हमसे कोई पूछा जाता है कि कोई टर्म निकालो जो इंडिपेंडेंट है, किससे, एक्स से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स की पावर को किसके बराबर करते हैं, जीरो के। वहां से क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू। ठीक है, और आर की वैल्यू निकालने के बाद हम कहाँ रखेंगे, आर की जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट टर्म। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना सीख गए होगे, और अगर इतना सीख गए हो तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। ठीक है, और अगर नहीं सीखे हो तो एक बार आप वीडियो पॉज करके एक एक चीज को लिख सकते हो आप। मैंने आपसे पहले बोला ये बेसिक क्लास है, ठीक है, जो फार्मूले पे है,
और क्विक रिवीजन क्लास है। अच्छा, इससे पहले अगर आपने बायोनॉमियल बिल्कुल नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि आपको पहली बार समझने में दिक्कत है, लेकिन आपको काम चल जाएगा फिलहाल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करना है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द independent term of x in 3 by 2 x square minus 1 upon 3x की पावर 9। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें क्या निकालना होगा? जनरल टर्म। पहला काम, जनरल टर्म निकालो। और जनरल टर्म का मतलब क्या होता है कि चाहे आर अर्थ निकालो या आर प्लस वन निकाल लो, बात तो जनरल टर्म की है। तो टी आर प्लस वन देखने में अच्छा लगता है। एन सी आर, तो एन सी एन एन की जगह पे 9 है, आर की जगह पे आर है, एक्स की जगह पे 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर कितना है? 9 माइनस आर है, ये कितना है? 1/3x। देखो विद साइन हम उठाएंगे, ठीक है, टर्म को, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? आर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, 9 सी आर, इसको लिखेंगे 3/2 की पावर 9 माइनस आर, एक्स की पावर 2 इंटू 9 माइनस आर इंटू माइनस 1 की पावर आर इंटू 1/3 की पावर आर इंटू, देखो एक एक टर्म को अगर आप आराम से लिखोगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आपका काम क्या है? काम है भैया इसको निकालना, एक्स की पावर को। तो एक तो एक्स की पावर इधर है, एक इधर है, तो जो इधर है वो कितनी है? इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस का आर, जब ऊपर जाएगा तो, ठीक है, तो ये माइनस का आर इस एक्स में आके जुड़ जाएगा, मतलब इसकी पावर में जुड़ गया। तो यार ऐसे जुड़ गया, ठीक है, और ये -1 आर। क्लियर है? ठीक। अब हमें क्या करना है? इंडिपेंडेंट निकालना है। ठीक है भाई, इसको क्या कर दो? 0। तो 2 9 माइनस आर बराबर 0। 18 माइनस 2r माइनस आर 0। तो आर की वैल्यू 6। आर की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। तो अगर आर की वैल्यू 6 आई तो आर की वैल्यू उठा के रख दो, तो कितना आएगा? 9 से 6, 3/2 की पावर 9 माइनस आर था ये, तो 9 माइनस 6, और इधर क्या हो जाएगा? देखो अगर इसकी वैल्यू हम 6 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहीं से निकाला आर हमने, क्योंकि कोफिशिएंट क्या निकालना? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक, तो -1 की पावर 6, ठीक है, और ये 1/3 की पावर 6 है। ठीक है, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। फाइनली आंसर इसका कितना मिलता है आपको? 7/18। आप वीडियो पॉज करेंगे और आप खुद सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन करेंगे खुद, ठीक है, क्योंकि इतना आपको जरूर करना है, नहीं तो आप क्या करोगे देखते देखते। और हाँ, ऐसा नहीं करना कि चलो ठीक है बाद में सॉल्व कर लेंगे, ये अभी सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। थोड़ा सिंपल है लेकिन ट्रिकी है। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन गिवन है आपको कि 25 माइनस 60x, फिर क्या है 22x² प्लस फिर क्या है आपका 18x³ माइनस 6x⁸ की होल पावर 2013। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। ठीक है, देखो इसका एक तरीका होता है, क्या होता है कि अगर हम सॉल्यूशन करने से पहले एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं।
अगर मान लो आपके पास कोई ये है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मैं कह दूं कि इसके कोफिशिएंट का सम निकालना है हमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले, अगर यहाँ पे बाई भी ले लो, चलो ठीक है बाई नहीं लेना, सिर्फ ऐसे ले लो, 4x² प्लस 9 प्लस 12x। कोफिशिएंट का सम का मतलब ये हुआ कि जितने भी कांस्टेंट है, ठीक है, बाइनोमियल कांस्टेंट और हमारा, जब हम कांस्टेंट, देखो हम जब कांस्टेंट की बात करते हैं तो हमें सब आता है, लेकिन सिर्फ बाइनोमियल कांस्टेंट की बात करते हैं तो उसमें अगर मैं आपको बताऊं, किधर गया, हाँ यार टर्म इसमें इतना, ये सिर्फ बाइनोमियल कांस्टेंट होता है, ठीक है, ना आपको पता होगा, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट के सम की, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 प्लस 9 प्लस 12 बराबर कितना है, 25। कितना आएगा, 25। आप कहोगे 9 क्यों लिया, अरे भाई यहाँ पे भी x की पावर 0 टाइप का है ना, ठीक है। तो चलो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू 1 प्लस 3 का स्क्वायर है, तो कितना आएगा, ये आएगा 5 का स्क्वायर बराबर 25। अब हमको एक चीज़ मालूम पड़ गई कि जब हम सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स का सम निकालना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25 माइनस 60 प्लस 22 प्लस का 18 माइनस का 6 और ऊपर 13, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22 प्लस 18 कितना होता है, 40, माइनस का 6 करेंगे, प्लस प्लस जोड़ लो, 40 और ये कितना हो गया, 40 प्लस 25 75, और ये कितना हो गया, 6, ऐसा है कुछ, ठीक है। एक मिनट, ये 40 हो गया और ये 65, सॉरी 65 माइनस का 66 की पावर कितनी है, 2030, माइनस 1 की पावर इतना है, ऑड पावर है तो वैल्यू -1। आसान क्वेश्चन है, किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो कर सकते हो आप, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं कि समेशन समेशन अगर मान लो r बराबर 0 से लेके n तक हो और क्वेश्चन है एन सी आर इंटू 2 की पावर r प्लस 3 की पावर r प्लस 4 की पावर r, ऐसा कुछ है, तो इसमें कौन सा रूल लगाते हैं, इसमें रूल लगाते हैं सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे किससे, कॉम्पैक्ट फॉर्म से। कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है, आर बराबर 0 से लेके n तक, और 1 प्लस एक्स का जो कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है वो ये होता है एन सी आर इंटू एक्स की पावर आर। तो इसमें कंपेयर करके आप इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व कर लोगे, मैं बता दे रहा हूँ। आर बराबर 0 से लेके n तक एन सी आर इंटू 2 की पावर r है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इससे, तो मुझे क्या दिखता है, मुझे ये दिखता है कि यहाँ पे यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 के, और ये जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है वो किसका है, 1 प्लस एक्स का, तो x की जगह पे 2 और इसकी पावर कितनी होगी, n, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n, ठीक है। तो एक का आ गया, तो इसका क्या हो गया, 3 पावर n। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग कैसे कर सकते हैं, एन सी आर बराबर 0 से लेके एन सी आर 2 की पावर r प्लस आर 0 से लेके एन एन सी आर 3 की पावर r, और तीसरा हो जाएगा आर 0 से लेके एन सी आर 4 की पावर r। ये जो है ये बराबर हो जाएगा 3 की पावर n, ये हो जाएगा 4 की पावर n, और ये हो जाएगा 5 की पावर n। जब आप सॉल्व करके कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर किससे करेंगे भाई, कॉम्पैक्ट फॉर्म 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर होता है, आर 0 से लेके n तक, फिर एन सी आर इंटू एक्स की पावर r,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मिड टर्म। मिड टर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज इसके बारे में हमको जानकारी ये है कि भाई इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होते हैं, टोटल टर्म होते हैं कितने, याद है, बताया था अभी, n+1। ठीक, इसको याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, उसका एक रीजन है। अगर मैंने बोला, ध्यान सुनना, 1+x का होल स्क्वायर, टर्म कितने हैं इसमें, 1, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 2 3। मिड टर्म कौन सा है, ये, ऐसा है क्या, हाँ भाई, ठीक है। लेकिन कैसे पता चला, ऐसे कैसे पता चल सकता है भाई, वन भी तो मिड टर्म हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन है। अब देखो, सबसे पहली चीज, हमारे पास 5 टर्म है, 5 6 7, ऐसे नहीं, ऐसे लिख लेता हूँ, T1 T2 T3 T4 और T5। मिड टर्म कौन सा है इसमें, T3। अब लोग देख के बता दो क्यों, क्योंकि टर्म गिन सकते हो और फिर उसके बीच में, जैसे इससे पहले कितने हैं, 2, और इसके बाद कितने हैं, 2। तो कहाँ से आता है ये सब, आया कहाँ से, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल टर्म कितने हैं, n है, और n क्या है, ऑड है। चलो मैं यहाँ पे n ना लेके कुछ और लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज, p है, कितने हैं, p है, और p कैसा है, ऑड है। तो मिड टर्म क्या होगा बताओ, p+1/2th टर्म जो होगा वो क्या होगा, मिड टर्म होगा। लेकिन अगर p इवन है, p इज इवन, अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो p/2, ये और ये दोनों टर्म क्या होंगे, मिड टर्म होंगे। अच्छा कैसे पता, चलो ठीक है, अब देखते हैं। अभी हमने 5 लिए थे, हम 6 ले लेते हैं। अब इसमें देख के बताओ कि मिड टर्म कौन कौन से हैं। देखो T3 से पहले कितने आ रहे, 2, T4 के बाद 2, तो ये भी मिड टर्म का रोल अदा करेगा, और ये भी, ठीक। तो यहाँ पे 2 आएंगे, कैसे पता चलेगा कि अगर P की वैल्यू क्या हो, इवन हो। अब हम आते हैं अपने मेन केस पे, ठीक है। हमारे पास क्या है, यही तो है। इसमें अगर एक्सपेंशन करते तो इसमें टोटल टर्म कितने होते हैं, n+1। अगर मैं कह दूं n क्या है, n ऑड है, तो n+1 क्या होगा, इवन। तो मिड टर्म क्या होंगे, मिड टर्म क्या होंगे, n ऑड के लिए n+1 कितने हैं, इवन। क्योंकि हम पावर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये ना कि हमसे बोला जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इतने हैं, ठीक है, तब मिड टर्म क्या होगा, नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो हम देखेंगे पावर। पावर हमने देखी तो हमको मिला n, n को हमने जब देखा तो वो मिला हमको क्या, ऑड। अगर n ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, इवन। अगर टोटल टर्म इवन है तो जो n+1 इतने तो टर्म है, ठीक है। और अगर ये इवन है तो हम क्या करते हैं, इसके अपॉन में 2 करेंगे, और अपॉन में 2 करने के बाद एक ऐड कर देंगे, तो 2 मिड टर्म होंगे। तो इसमें मिड टर्म कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगा, दूसरा n+1/2 प्लस 1th टर्म। क्लियर है कि नहीं है। हम सबसे पहले बात करते हैं इस पे, ये कैसा है, ऑड है। तो अगर ये ऑड है तो ये इवन होगा, और अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन है तो मिड टर्म कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर सीख गए हो तो ठीक है। लेकिन मान लो, माना, मानेंगे कि हमको मिलेगा, और मिला हमको कैसा, x+y की पावर n। n के बारे में देखा, ये मिला हमको इवन।
अगर ये इवन मिला तो n+1 क्या हो जाएगा, ऑड। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये क्या है, टोटल टर्म। अगर भैया ये टोटल टर्म है तो हम क्या करेंगे, और टोटल टर्म हमारा ऑड है, टोटल टर्म क्या है, ऑड है, तो टोटल टर्म +1/2। तो टोटल टर्म कितने हैं, n+1 +1/2। ये जो टर्म होगा ये होगा मिडिल टर्म। किसके लिए, जब x प्लस बाई की पावर कैसी हो, इवन हो। क्यों, क्योंकि जब वो इवन होगी तो n+1 क्या होगा, ऑड होगा, और अगर x n+1 ऑड होगा तो मिडिल टर्म क्या होगा, n+1 +1/2। तो फाइनली जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, n+2/2। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखना है कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, अब हम बात मिडिल टर्म निकालते कैसे हैं, हम देखते हैं टोटल टर्म। टोटल टर्म हमने देखा, लेकिन ये टोटल टर्म डिपेंड किस पे कर रहे हैं, x प्लस बाई की पावर n पे, n के नेचर पे। तो n अगर ऑड है तो ये इवन है, ये अगर इवन है तो ये क्या है, ये ऑड है। ठीक है, तो अगर ये इवन है तो मिडिल टर्म कितने होंगे, 2, और ये अगर ऑड है तो 1। काम हमें इस पे ही आके करना है, टोटल टर्म पे। लेकिन टोटल टर्म का नेचर कैसे पता चलेगा, पावर देख के। ठीक है, चलो इतना हो गया। अगर इतना हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, नया टॉपिक है हमारा, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। अच्छा, एक चीज, इसको करने से पहले थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, 1, 3, -5, 7, -2 और 8 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, आप बोलोगे 8। ठीक है, और अगर सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर बोलो, तब आप क्या बोलोगे, इसको ले लो माइनस का 10, एक और ले लो -10। तो दूसरा आप बोलोगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -2। ठीक है, लीस्ट। लेकिन जब मैं बात करूं न्यूमेरिकली, मैं बोलूं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, एनजी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की जब मैं बात करूंगा, तब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना उसकी बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे आ जाएगा मॉड में -10, तो बोलेगा जो 10 है ना, -10, ठीक है, मॉड लग के प्लस का ही हो जाएगा। ठीक, तो क्योंकि फाइनली वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 10। न्यूमेरिकली ये 10 है, क्योंकि माइनस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये है वो जीरो से, ओरिजिन से हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकली जब हम वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी, 10 आएगी। क्लियर है, और न्यूमेरिकली लिस्ट की बात करेंगे हम तो कितना आएगा, 1। ठीक है, इतना समझ में अगर आ गया है तो हम थोड़ा सा इसके फंडामेंटल पे पहुंचते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये है 1 + x⁴n, हमें इसके बारे में बताना है। ठीक है, हमने मान लिया tr+1 क्या है, इसका ग्रेटेस्ट टर्म है। तो अगर tr+1 इसका ग्रेटेस्ट टर्म है जो मॉड में है, ठीक है, चलो भाई, तो ये बड़ा होगा tr+2 से भी, तभी तो इसको माना है हमने। क्या माना है, कि ये बड़ा है, और ये बड़ा होगा किसके, tr के भी। अच्छा, मैंने इक्वालिटी क्यों लगाई, इक्वालिटी ये लगाई क्योंकि ग्रेटेस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें अगर मैं बोल दूं -5, 4, -3 और ये -5 है, तो इसमें -5 दो बार आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 -5 है, न्यूमेरिकली वैल्यू निकालूंगा तो 5 निकल के आएगी इसकी। तो ये जो 5 है वो बड़ा है किससे, 5 से, लेकिन हाँ वो बराबर भी हो सकता है दूसरे टर्म के। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट का मतलब वो जब हम लोग पढ़ते हैं अपनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, अब ठीक है 11th में नहीं है, लेकिन जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं तो एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, और सिर्फ इंक्रीजिंग बोलते हैं तो अलग कॉन्सेप्ट। जैसे मैं ग्राफ से बता देता हूँ, इतने तो समझदार आप हैं, साइंस आपने ले रखा है, ये फंक्शन ऐसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसे इंक्रीज कर रहा है,
ये, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, ये लोग आप जानते हो। हम मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो जो टी आर है, टी आर से बड़ा है क्या? टी आर प्लस वन। और टी आर बड़ा है किससे? टी आर प्लस टू से। ठीक है, चलो इन दोनों को उठाते हैं सबसे पहले, तो क्या आएगा निकल के? अगर मैं कहूँ तो प्रूविंग है, प्रूविंग टाइप का कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं। और अपॉन टी ऑफ आर क्या आएगा ये? ग्रेटर देन वन। क्योंकि ये चीज़ जब डिवाइड होगी, तो ये चीज़ तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो हम इनक्वालिटी में डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड होगी तो ग्रेटर देन वन। अगेन जब हम बात करेंगे किसकी? टी आर प्लस वन की, अपॉन में क्या है? टी आर प्लस टू, ये भी ग्रेटर देन होगा वन। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे फाइनली, तो हमको रिजल्ट मिलेंगे। और जब रिजल्ट मिलेंगे तो उससे हम डिसाइड करेंगे कि जो टर्म हमारा है वो कौन सा ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो उससे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे थ्योरेटिकल आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में कर लूँगा तो एक आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखो, 1 घंटे की क्लास में लगभग लगभग जो बेसिक्स हैं वो मैं आपके कवर कराऊंगा। ठीक है, मैं एक लेक्चर और तैयार करूंगा हालांकि इसका, जिसमें एडवांस लेवल पे होगा, जो काफ़ी लंबा लेक्चर होगा, लगभग 2-3 घंटे का होगा, 3 घंटे का करीब। तब जाके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। हालांकि इसमें भी काफ़ी चीज़ें बता रहा हूँ, क्विक रिवीजन क्लास है। जैसे मैं मान लूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें जो ग्रेटेस्ट टर्म की बात करता हूँ, तो सबसे पहले टी आर प्लस निकालते हैं। सोल्यूशन टी आर प्लस वन निकालेंगे, अपॉन में टी आर रखेंगे, और ये वैल्यू वन से बड़ी होती है। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 7 CR और 4 की पावर 7 - R × 3x की पावर R। ठीक है, दूसरा जब मैं टी आर की बात करता हूँ तो मिलता है 7 CR - 1, 4 की पावर 8 - R, 3x की पावर R - 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये हमको मिलेगा 8 - R अपॉन 2R। ठीक है, और एक चीज़ और भी आप याद कर सकते हो कि जो रेशियो होता है, मैंने आपको बताया था टी आर प्लस वन और टी आर का, ये वही भाई एन सी आर और एन सी आर माइनस वन का किसके बराबर होगा? एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। भूल तो नहीं गए? ये हो सकता है कि भूल गए हो इतनी देर में, क्लास 20 मिनट में भूल चुके होते हो। तो ठीक है, ये जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है? वन से। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आर तो पॉजिटिव होता है बिल्कुल, तो आर से तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, 8 - R, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2R। इस R को इधर ले जाओ तो 3R लेस देन 8 है। R की वैल्यू लेस देन 8/3, तो R की वैल्यू 8 लेस देन अपॉन 8/3 है, लेस देन। तो ये कब आई? जब मैंने क्या माना? टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्व टू टी आर। यही तो कंडीशन है। अगर ये कंडीशन पे तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है? वन, और आर की वैल्यू कितनी भाई? टू। ठीक है, कौन कौन सा? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो वन बची और टू बची। लेकिन एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं आर बराबर 3 के लिए और 4 के लिए, तो टी आर प्लस वन अपॉन में टी आर प्लस टू मॉड ऑफ ए बी क्या होता है? अगर मैं बात करूंगा, 1 मिनट इसको पहले मिटा, हाँ, ये भी क्या होता है? वन। ठीक,
तो टी आर प्लस वन ग्रेटर देन टी आर प्लस टू। क्लियर है? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखना, जब इसको समराइज में करता हूँ तो कुछ ऐसे निकल के आएगा, टी वन है ना, उससे बड़ा आएगा टी टू, उससे बड़ा आएगा टी थ्री। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन जैसे ही मैं थ्री से ऊपर बढ़ूँ, थ्री से मैं जब ऊपर बढ़ूंगा तो मैं ये देखता हूँ कि जो टी थ्री है ना वो टी फोर से भी बड़ा आ जाता है। अब चेक करो, आर की वैल्यू थ्री पुट करके देखो, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, टी फोर ग्रेटर देन टी फाइव आ जाएगा। और आर की वैल्यू आप टू पुट करके देखो तो टी थ्री ग्रेटर देन टी फोर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? तो इसमें जो साफ साफ देख के पता चल रहा है कि ये जो टी थ्री है ना वो टी वन टी टू से भी बड़ा है, टी फोर टी फाइव से भी बड़ा है। तो फाइनली सबसे बड़ा टर्म हो गया ना वो क्या हो गया, टी थ्री वाला। ठीक है, तो टी थ्री इसमें क्या हो गया, सबसे लार्जेस्ट टर्म हो गया। तो टी थ्री कैसे निकालते हैं भाई, टू टी थ्री सेवन टू, ये तो आसान है, फोर की पावर फाइव, थ्री एक्स, ये टू है, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, टू बाई थ्री है। सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू 21, इसकी वैल्यू फोर की पावर फाइव, इसकी वैल्यू टू की पावर टू। क्लियर है? ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 86016। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि भाई इधर गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ये है और x बराबर टू है थ्री पे। तो हमारे पास दो केसेस होते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये होता है। ठीक है, क्योंकि मॉड ऑफ टी आर प्लस वन सबसे बड़ा है तो वो टी आर प्लस टू से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सब चलता गया, मैंने टी आर प्लस वन निकाला, टी आर निकाला, मैं इधर पहुंचा यहाँ पे, फिर मैंने सॉल्व किया और मैंने कुछ ऐसा पाया कि आर की वैल्यू निकल आई, और आर की वैल्यू मिली वन और टू। और आर की वैल्यू वन टू मिलने के बाद मुझे याद आया कि मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा भूल गया था, पूरा सॉल्व करना था मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, आर की वन और टू पे, तो आर की वैल्यू वन और टू कब आई थी, जब हमने माना था टी आर प्लस वन बड़ा है टी आर से। हालांकि ये तो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म है तो ये तो बड़ा होगा ही होगा। अगर ये बड़ा है तो फिर हमने निकाल लिया कि भाई देखो थ्री और फोर पे चेक करते हैं आर की वैल्यू, तो यहाँ पे टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर प्लस टू, ये कहाँ से आया, क्योंकि टी आर प्लस वन जो है वो बड़ा होगा टी आर प्लस टू से। क्यों भाई साहब, क्योंकि टी आर प्लस वन तो सबसे बड़ा नंबर है, हमने टी आर प्लस वन को क्या माना, ग्रेटेस्ट माना है, तो वो तो बड़ा है तो बड़ा होगा ही होगा, तो इसके अपॉन में इसको कर लो। ठीक है, और फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? हालांकि यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किधर गया भाई, ओके, ठीक, तो हम यहाँ तक पहुँच गए, फिर फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, हमें बस ये देखना है कि मॉड ऑफ टी आर प्लस वन की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा याद रखना है कि जो मॉड ऑफ टी वन ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ टी टू, लेस ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ टी थ्री, लेकिन लेस देन हो, सॉरी, फिर ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ टी फोर के, फिर ग्रेटर देन होगा टी फाइव के। कंफ्यूजन नहीं है, बस थोड़ा सा समझना, इसको एक एक पॉइंट को लिखना, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि सर देखो समझ में नहीं आया। हालांकि मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक मेगा वीडियो होगी, तीन तीन चार घंटे की होगी, जिसमें कंप्लीट बाइनोमियल होगी। ठीक है, और ये क्विक रिवीजन के लिए था।